ओके, अभी पैराग्राफ 50 पे आना, वेयर टैक्सेस आर इन्वॉल्व। अभी आपने जो भी करीब 7-8 क्वेश्चन किए हैं उसमें एक चीज कॉमन देखी आपने, क्या था? टैक्स नहीं था। लेकिन अगर टैक्सेस भी होंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो पहले हम ये नोट पढ़ते हैं, विथ टैक्सेस आपका ओवरऑल बीटा का फॉर्मूला कैसे चेंज होगा वो हम देखते हैं। व्हेन टैक्सेस आर इन्वॉल्व, डेट विल बी रिप्लेस्ड बाय d इंटू 1 माइनस टी। सो जहां हमने फॉर्मूले में d अपॉन ई प्लस डी लिखा था, अभी वो d इंटू 1 माइनस टी अपॉन ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टी हर जगह हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द ओवरऑल बीटा फॉर्मूला व्हेन टैक्सेस आर इन्वॉल्व विल बी BO इज इक्वल टू बीटा ऑफ डेट, ये तो ठीक है, वेट ऑफ डेट चेंज हो रहा है, d इंटू 1 माइनस टी अपॉन ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टी प्लस बीटा ऑफ इक्विटी इंटू ई अपॉन ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टी। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन जरूर करेगा कि नॉर्मली तो हमने सुना था कि इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी होता है, यानी इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, डेट थोड़ी टैक्स डिडक्टिबल होता है। और दूसरा, उसको एडजस्ट करने की आवश्यकता क्या है? तो ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। एक चीज तो आप सबको पता है कि हम डेट पे इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे टैक्स शील्ड मिलता है। तो अगर आपके पास डेट है और आप उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपको हर साल टैक्स शील्ड मिलेगा। हर साल के टैक्स शील्ड की हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, उतनी हमारी सेविंग हो गई, उतने से हमारा बेनिफिट हुआ डेट होने का, राइट? तो आप लोग नोटबुक निकालें, वहां पे हेडिंग लिखो पैराग्राफ 50 बीटा एंड टैक्सेस, और फिर लिखना लॉजिक ऑफ दिस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला दिया, एक बार लॉजिक देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। अगर प्रॉब्लम में टैक्स दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, फॉर्मूले में टैक्स नहीं हो तो यूजुअल बीटा ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस बीटा ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी। तो मैं आपको 2-3 लाइन लिखवाऊंगा, थोड़ा सा आपको कन्विक्शन आएगा कि हाँ ये सही है। फर्स्ट लाइन लिखना, इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, ये तो सबको पता है, इनकम टैक्स में आपने पढ़ा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से इसको देखना, रिवर्स पढ़ते हैं, डेट इंटू इंटरेस्ट रेट। डेट इंटू इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट के अमाउंट को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट। टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट इज टैक्स रेट इंटू इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट इज इंटरेस्ट रेट इंटू डेट। अब देखो जरा ध्यान से, ये एक साल की बात नहीं है, हर साल इतनी सेविंग्स होगी आपको, एनुअल टैक्स शील्ड। अगर आपको कोई भी अमाउंट हर साल मिले तो ये बन जाता है एनवीटी। और आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी इक्वल टू, बोलो, ए अपॉन आर, यानी कि एनुअल कैश फ्लो डिवाइड बाय रेट ऑफ डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट रेट भी इंटरेस्ट रेट ही लेंगे, जिस इंटरेस्ट रेट से वो टैक्स शील्ड जनरेट हो रहा है वही उसका डिस्काउंट रेट भी होगा, जिस इंटरेस्ट रेट से वो टैक्स शील्ड जनरेट हो रहा है वही उसका डिस्काउंट रेट भी होगा। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली हमने यूज किया हुआ है बहुत बार, ए अपॉन आर, एनवीटी अपॉन रेट ऑफ डिस्काउंट गिव्स यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इनफाइनाइट कांस्टेंट एनवीटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। हो गया ना? अब इसमें से ये दोनों कैंसिल कर दो तो बचा क्या फिर आपके पास? बचा आपके पास डेट इंटू टैक्स रेट, डेट इंटू टैक्स रेट, यानी डी इंटू टी, डी टी, डी टी जानते हैं आप, डेट इंटू टैक्स रेट, वो डी टी नहीं जिसको आप पढ़ पढ़ के पास होते हैं।
अब आप ये आपकी सेविंग हो गई, डेट की वजह से टोटल सेविंग कितनी हुई, डी इंटू टी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग बिकॉज ऑफ डेट इज डी इंटू टी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सेविंग हुई उससे उतने से डेट की वैल्यू को हम कम कर देते हैं, डिडक्ट डी इंटू टी फ्रॉम डेट, डिडक्ट डी इंटू टी मतलब टैक्सेबल ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम डेट। तो ये हो गया डी माइनस डी टी, डी माइनस डी टी, इतना तो हमारा सेविंग हो गया। तो हमारा एक्चुअल कितना हो गया वैल्यू डी की, डी माइनस डी टी। उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन गया डी इंटू ब्रैकेट वन माइनस टी, डिडक्ट डी टी फ्रॉम डी, डी माइनस डी टी इज डी इंटू वन माइनस। इसलिए आप देखेंगे फॉर्मूले में इन्होंने डी की जगह डी इंटू वन माइनस टी लिखा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ये बैकग्राउंड में ये कैलकुलेशन हुआ है, राइट। आपको इस कैलकुलेशन को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आपको ये बस एप्लीकेशन आना चाहिए। हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्रिएचर्स हैं। तो ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ 50, बीटा एंड टैक्सेस। डी इन द वेट विल बी रिप्लेस्ड बाय डी इंटू वन माइनस टी, राइट। उस फॉर्मूले को मैं वापस लूंगा एक दूसरे डिस्कशन में, ध्यान में रखना। अब हमारा आता है प्रॉक्सी बीटा। ये वर्ड प्रॉक्सी जो है ये आपके लिए नया नहीं है। प्रॉक्सी का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, और लॉ के स्टूडेंट्स को पता होगा कि कंपनीज एक्ट में भी प्रॉक्सी के रूल्स हैं। जैसे एजीएम अटेंड करना है और आप अटेंड नहीं कर सकते हैं तो आप प्रॉक्सी को भेज सकते हैं आपके बिहाफ में एजीएम अटेंड करने, आपके बिहाफ में वोट करने। तो हो गया रिप्रेजेंटेटिव। अब हम प्रॉक्सी को यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये है हमारी कंपनी एएसएफ लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी की वैल्यू निकालनी होगी हमें। तो वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है D1 अपॉन के माइनस जी। कुछ मत लिखो, बस सिर्फ देखो और थोड़ी देर के बाद भूल जाओ। के का फॉर्मूला है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। बीटा का फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक विथ मार्केट अपॉन वेरिएंस ऑफ मार्केट। यानी मुझे इस कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले बीटा निकालना, उसके लिए स्टॉक और मार्केट का कोवेरिएंस निकालना है। अब ये स्टॉक अनलिस्टेड कंपनी का है तो इसका आपको हर साल का प्राइस, डेली प्राइस कुछ नहीं पता क्योंकि अनलिस्टेड है। तो आप इसका बीटा नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे। बीटा फाइंड आउट नहीं होगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं निकाल पाओगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं निकाल पाओगे तो वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो ये बहुत गंभीर समस्या है कि हम अनलिस्टेड कंपनी का बीटा नहीं निकाल सकते क्योंकि वो लिस्टेड नहीं होने से उसका मार्केट के साथ कोवेरिएंस नहीं निकाल सकते। तो क्या किया जाए, हम एक सिमिलर कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड हो वहाँ जाएंगे। इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉक्सी। लिस्टेड कंपनी, सपोज इसका एक नाम दे देते हैं XYZ। ये लिस्टेड है और ये एएसएफ लिमिटेड जैसी ही है। तो हम क्या करेंगे, इनका बीटा ले लेंगे और इस बीटा को एएसएफ के लिए यूज कर लेंगे। तो XYZ का जो बीटा हमने निकाला और उसको हमने एएसएफ के लिए यूज किया तो इसको हम बोलेंगे प्रॉक्सी बीटा। ओके। अगर दोनों फर्म में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों फर्म का रिस्क डिफरेंट है, बिजनेस मॉडल सेम है लेकिन रिस्क डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, उस रिस्क को थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। सो ये बीटा को हम एज इट इज नहीं भी ले सकते हैं, इस बीटा में रिस्क का एडजस्टमेंट करेंगे। अगर दोनों फर्म का रिस्क डिफरेंट हो और फिर हम एएसएफ के लिए वो रिस्क एडजस्टेड बीटा यूज कर लेंगे।
रिस्क कहाँ पे डिफरेंस होगा आपके क्वेश्चन में? उनके डेट इक्विटी रेशियो में। ओके, नॉर्मली जो क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ वेरीफाइबल रिस्क देंगे ना, जो डेट इक्विटी रेशियो, इसका डेट इक्विटी रेशियो 1:1 है, इसका डेट इक्विटी रेशियो सपोज 2:1 है, तो ASF ज्यादा रिस्की है कंपेयर टू XYZ, तो इसका बीटा भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, रिस्क एडजस्टेड बीटा निकालेंगे। ठीक है, अगर दोनों का डेट इक्विटी रेशियो सेम दिया हो तो फिर मोर और लेस दोनों का इक्विटी बीटा भी फिर सेम हो जाएगा, अदरवाइज हम एडजस्ट करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी बीटा, यूज ऑफ बीटा ऑफ अ लिस्टेड फर्म टू एस्टिमेट द बीटा ऑफ द गिवन फर्म and then using that estimated beta to find the value of the given firm is the whole idea now behind proxy beta. So proxy beta is a representative beta. Proxy beta is a representative beta, यानी किसी और के किसी और के बीटा को हम अपने लिए यूज कर रहे हैं। In case of firms which are not listed, okay, cost of equity एंड मार्केट प्राइस कैलकुलेशन बिकम्स डिफिकल्ट। तो बीटा नहीं रहेगा तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं निकलेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं निकलेगा तो आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इन सच अ केस द बीटा ऑफ अनदर रिप्रेजेंटेटिव कंपनी XYZ कैन बी यूज्ड एज अ प्रॉक्सी बीटा एंड द सेम कैन बी एडजस्टेड फॉर द डिफरेंस इन द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द टू कंपनीज। ओके, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सी बीटा। एक दूसरी सिमिलर कंपनी का बीटा हम यूज करेंगे हमारी कंपनी के लिए। वो जो दूसरी कंपनी रहेगी वो सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करनी चाहिए। तो अगर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, एजुकेशनल इंडस्ट्री में हो, तो जो रिलेटिव फर्म लेंगे, जो कंपेरेबल फर्म लेंगे, वो भी इसी इंडस्ट्री में होनी चाहिए। इज इट राइट? अब मैं आपको कन्वर्जन सिखाता हूं कि कैसे प्रॉक्सी बीटा को आप यूज करेंगे अपनी फर्म के लिए। राइट? तो एक चीज हमने पिछले घंटे में सीखी है कि ओवरऑल बीटा ऑफ द फर्म इन द सेम इंडस्ट्री विल बी द सेम। ओवरऑल बीटा ऑफ द फर्म्स बिलोंगिंग टू सेम इंडस्ट्री विल बी सेम, चाहे वो कंपनी लीवर्ड हो या अनलीवर्ड हो, उनका ओवरऑल बीटा तो सेम रहेगा। तो डिफरेंट क्या रहेगा उनका? इक्विटी बीटा, डेट बीटा। वो अंदर में जो उनके कैलकुलेशन होते हैं, डेट बीटा, इक्विटी बीटा, उसकी वजह से ओवरऑल बीटा आता है, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बीटा सेम रहेगा। इसलिए जो फॉर्मूला अभी आगे डेवलप होने वाला है उसका लॉजिक यही है, द ओवरऑल बीटा ऑफ द लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू ओवरऑल बीटा ऑफ एन अनलीवर्ड फर्म। तो हम क्या करेंगे, हमें एक रिप्रेजेंटेटिव फर्म का बीटा दिया जाएगा, कन्वर्ट द लीवर्ड बीटा ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फर्म इनटू अनलीवर्ड बीटा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं आपको करके दिखाता भी हूं, एक मिनट रुक जाना। आपको रिप्रेजेंटेटिव फर्म का बीटा दिया रहेगा, आपको एक रिप्रेजेंटेटिव फर्म का लीवर्ड बीटा, इक्विटी बीटा दिया रहेगा। अगर ओवरऑल बीटा दिया है तो फिर ये स्टेप 1 की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ओवरऑल बीटा तो लीवर्ड और अनलीवर्ड दोनों का सेम है। तो आपको इस फर्म का एक इक्विटी बीटा दिया जाएगा, उसको यूज करके आपको उस इंडस्ट्री का ओवरऑल बीटा निकालना है। जो प्रॉक्सी फर्म है उसका इक्विटी बीटा आपको दिया जाएगा, उसे यूज करके उस फर्म का या उस इंडस्ट्री का, क्योंकि दोनों एक ही होंगे, उस फर्म या उस इंडस्ट्री का ओवरऑल बीटा निकालेंगे हम। ठीक है, ओवरऑल बीटा निकल गया पहले केस में, ये सभी के लिए सेम होता है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे, देन कन्वर्ट अनलीवर्ड बीटा, उस ओवरऑल बीटा से हम जिस कंपनी को वैल्यू करना है, देन कन्वर्ट अनलीवर्ड बीटा इनटू लीवर्ड बीटा बाय अप्लाइंग द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी अंडर क्वेश्चन। तो पहले मैं क्या करूंगा, प्रॉक्सी फर्म लूंगा। ठीक है, वापस समझो, लिखना नहीं है। प्रॉक्सी फर्म का इक्विटी बीटा दिया रहेगा, इससे आप ओवरऑल बीटा निकाल लेंगे।
उसके बाद गिवन फर्म जिसकी आपको क्वेश्चन में वैल्यू करनी है, उसका आपको बीटा, ओवरऑल बीटा ये वाला यूज करके इस फर्म की बीटा ऑफ इक्विटी निकाल लेनी है। इज इट राइट? तो प्रॉक्सी फर्म के इक्विटी बीटा से ओवरऑल बीटा निकालना है, फिर उस इंडस्ट्री की ओवरऑल बीटा को यूज करके इस फर्म की जो बीटा ऑफ इक्विटी है वो इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लेना है। इक्वेशन आपको बस ध्यान रखना है। अब मैं आपको दो फॉर्मूले दूंगा और फिर मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, जिंदगी भर के लिए फिर आपको याद रहेगा अगर आप उसको रिवाइज करेंगे तो पहले मैं प्रॉक्सी फर्म का इक्विटी बीटा दिया हुआ है, उससे मैं उस फर्म का ओवरऑल बीटा या अनलीवर्ड बीटा निकालने की कोशिश करता हूं। तो अनलीवर्ड बीटा इज इक्वल टू लीवर्ड बीटा प्लस डेट बाय इक्विटी इंटू 1 माइनस टी। तो अपनी फॉर्मूला बुक में एक और फॉर्मूला ऐड कर लेना, अनलीवर्ड बीटा इक्वल टू लीवर्ड बीटा अपॉन 1 प्लस डेट बाय इक्विटी इंटू 1 माइनस टी। और अगर टैक्स नहीं हो तो 1 माइनस टी लिखने की आवश्यकता नहीं है। टैक्स जहां भी रहेगा तो हमारे इस डिस्कशन में डी विल बिकम डी इंटू 1 माइनस टी। अब आपने अनलीवर्ड बीटा निकाल लिया, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए सेम होता है। इसे हम यूज करेंगे अब जो फर्म अनलिस्टेड है उसका लीवर्ड बीटा निकालने के लिए। सो लीवर्ड बीटा इक्वल टू अनलीवर्ड बीटा इंटू 1 प्लस डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी। गौर से देखेंगे तो दोनों फॉर्मूले आपको एक जैसे ही दिखेंगे। यहाँ पर ये हमने लेफ्ट साइड में ले आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? द डिफरेंस इज कि ये जो डेट इक्विटी है, दिस इज द डेट इक्विटी ऑफ प्रॉक्सी कंपनी। जैसे हमने कहा था कि XYZ का डेट इक्विटी रेशियो 1:1 है, तो ये 1:1 हो गया। और यहाँ ये जो डेट इक्विटी रेशियो है, दिस इज द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ गिवन फर्म, अनलिस्टेड फर्म। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस हो सकता है। अगर डिफरेंस नहीं है, सेम है, तो आपका आंसर फिर सेम ही आ जाएगा। जो उस फर्म का इक्विटी बीटा वो इस फर्म का। दूसरा डिफरेंस जो एक क्वेश्चन में आया था कि ये टैक्स रेट और ये टैक्स रेट यूजुअली तो सेम होंगे, हालांकि कभी कभी टैक्स रेट एप्लीकेबल भी अलग हो सकता है। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि ये जो टी है ये प्रॉक्सी फर्म का टी है और ये जो टी है ये गिवन कंपनी का टी है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी मैंने देखा आरटीपी में, उसको हम सॉल्व भी करेंगे आज, जहां पे दोनों कंपनी का टैक्स रेट भी अलग अलग दिया है। तो जब पहले स्टेप में हम प्रॉक्सी फर्म का टैक्स रेट लेंगे, दूसरे फर्म में जो कंपनी को आपको वैल्यू करनी है या जिसका आपको बीटा निकालना है उसका टैक्स रेट यूज करेंगे। ओके, ये जो दोनों फॉर्मूला, इसके पीछे एक अजम्पशन छुपा हुआ है जो आपकी बुक में लिखा है, मैं वहीं से पढ़ देता हूं। द अबव टू फॉर्मूला अज्यूम्स दैट द डेट बीटा इज 0। यानी इन दोनों फॉर्मूले के पीछे एक बैकग्राउंड में एक अजम्पशन काम कर रहा है कि डेट बीटा इज इक्वल टू 0। अगर डेट बीटा 0 नहीं है तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, फिर हमें फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, नोटबुक निकालिए। जिनको जानने की इच्छा है वैसे स्टूडेंट लिखेंगे नोटबुक में पैरा 51, प्रॉक्सी बीटा, लॉजिक ऑफ अनलीवर्ड बीटा, लॉजिक ऑफ अनलीवर्ड बीटा यानी ओवरऑल बीटा। तो एक्चुअली ये लॉजिक ऑलरेडी हमने देखी है। BO इज इक्वल टू BO यानी ओवरऑल बीटा इक्वल टू बीटा ऑफ डेट इनटू, अगर टैक्सेशन हो तो D इंटू 1 माइनस टी अपॉन E प्लस D इंटू 1 माइनस टी। T फॉर टैक्स रेट, D and E are डेट वैल्यू and इक्विटी वैल्यू, प्लस BE बीटा ऑफ इक्विटी
इंटू ई अपॉन ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टी। ये फॉर्मूला मैंने कहा था ना, अभी हम यूज करने वाले हैं। पैराग्राफ 50 से ये फॉर्मूला मैंने उठाया है, पैरा 50। अब अगर बीटा ऑफ डेट 0 होगा, अगर ये फिगर जरा स्क्रीन पे एरो फॉलो करो, ये बीटा ऑफ डेट 0 होगा तो ये पूरा जो फर्स्ट पार्ट है राइट साइड के इक्वेशन का, जो फर्स्ट पार्ट है ये पूरा 0 हो जाएगा और बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ ये बीटा ऑफ इक्विटी इंटू ई अपॉन ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टी। तो अगर आप बीटा ऑफ डेट 0 अज्यूम करेंगे, लिखो अज्यूम डेट बीटा इक्वल टू 0, तो आपका इक्वेशन सिर्फ इतना बच जाएगा, बीओ ओवरऑल बीटा इज ये, सिर्फ सेकेंड पार्ट बच गया, बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टी, राइट। अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ई से डिवाइड करूं तो क्या होगा देखना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई। तो इसलिए मैंने कहा कि फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं हम बहुत सारे, लेकिन उतना फिर मैथमेटिकल स्किल होनी चाहिए। अगर मैं बीटा ऑफ ई इंटू ई को ई से डिवाइड करूंगा और डिनोमिनेटर में ई बाई ई, क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मैं करने के लिए आपको कह रहा हूं। तो आप जो चाहें, जो स्टूडेंट ये नीचे लिख सकते हैं, और जो विजुअलाइज कर सकते हो विजुअलाइज करो कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ई से डिवाइड करूंगा तो मेरा अगला आउटपुट क्या होगा, ये ई और ई कैंसिल हो गया तो बचा क्या, बीटा ऑफ इक्विटी। ये ई डिवाइड बाई ई बचा क्या, 1 प्लस डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी, डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी। आप देखोगे आपकी बुक में यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ है अलीवर्ड बीटा इक्वल टू लीवर्ड बीटा, लिखा हुआ है ना, और प्रॉक्सी फॉर्म इंटू 1 प्लस डेट बाई इक्विटी इंटू 1 माइनस टी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बीटा ऑफ डेट 0 है, तभी ये सही काम आएगा। कुछ बुक्स में ये फॉर्मूले को उन्होंने यहीं पर रोक दिया है, वो भी सही है, बिकॉज ये दोनों में कोई डिफरेंस थोड़ी है। तो अगर आपके पास मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा हो तो आप बीटा ओवरऑल बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी वैल्यू अपॉन ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। यानी जिनकी मेमोरी में ये हो सकता है ये याद कर लो, जिनको ये करना ये कर लो। और ये फॉर्मूला आपके आगे की कुछ चैप्टर में काम आएगा, जैसे बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर्स एंड एक्विजिशन, वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन लीवर्ड बीटा और अनलीवर्ड बीटा पे बेस्ड है, तो ये फॉर्मूले का आगे भी रोल है, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला से अनलीवर्ड बीटा आ गया। अब आप पूछेंगे कि अगर मान लो डेट बीटा 0 नहीं है तो क्या करेंगे। अगर डेट बीटा 0 नहीं है तो सीधा सीधी प्रॉक्सी फॉर्म का ये फॉर्मूला लेना है आपको, ओके, और ओवरऑल बीटा निकाल लेना है, तो उसमें डेट बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही फॉर्मूला आप यूज करके पहले उस इंडस्ट्री का, उस फर्म का ओवरऑल बीटा निकाल लो, ठीक है। और उसके बाद इसी इक्वेशन को वापस यूज करना और जो फर्म जिसकी वैल्यू करनी है उसका बीटा ऑफ इक्विटी निकाल लेना, ठीक है। तो अगर बीटा ऑफ डेट दिया हो तो पहला स्टेप यही फॉर्मूला, उसमें आपको निकालना है बीओ। दूसरा स्टेप यही फॉर्मूला, उसमें आपको निकालना है बीटा ऑफ इक्विटी। इज इट राइट? तो सेम फॉर्मूले से पहले जो प्रॉक्सी फर्म है उसका इंफॉर्मेशन यूज करके बीओ, और फिर बीओ निकालने के बाद जो फर्म की वैल्यू करनी है उसका बीटा ऑफ इक्विटी निकालेंगे, ओके। समझ में आया? लिख लिया सबने? क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो क्या अज्यूम करना है, बीटा ऑफ डेट इज 0, तो ये वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन में बीटा ऑफ डेट दिया है तो ये फॉर्मूला। तो मैंने अपनी तरफ से सारी बातें आपको समझा दी कि लॉजिक क्या है। लॉजिक है कि अगर दोनों फर्म का डेट इक्विटी रेशियो अलग होगा
तो उनका ओवरऑल बीटा तो सेम होगा, लेकिन उनका जो डेट का बीटा या इक्विटी का बीटा है वो इंटरनली डिफरेंट होगा, बिकॉज अकॉर्डिंगली द रिस्क विल चेंज। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें। पहला जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉक्सी बीटा पर, वो है 60th नंबर, आरटीपी से आया गया है। तो डियर स्टूडेंट, सॉल्व करना बहुत इजी है। टू कंपनीज आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। दो सिमिलर फर्म है एक्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, लेकिन उनका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, डेट इक्विटी रेशियो अलग अलग है। वन कंपनी AB लिमिटेड हैज अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 1:4 and it has a beta value of 1.1. The other company XY Limited has a debt equity ratio of 3:4. तो ये ज़्यादा रिस्की है। Income tax is 30%. Estimate the beta value of XY Limited given the above. क्वेश्चन में कुछ ड्राफ्टिंग एरर है। क्या ड्राफ्टिंग एरर है, जरा समझो, क्योंकि अगर हम इंटरप्रिटेशन अलग करें तो आंसर चेंज हो सकता है। सेकेंड लाइन देखना, वन कंपनी हैज AB लिमिटेड एज अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 1:4 एंड हैज अ बीटा वैल्यू ऑफ 1.1। अब मुझे इस लाइन में आपत्ति है। क्या आपत्ति है कि ये जो बीटा वैल्यू है ये इक्विटी बीटा है या ओवरऑल बीटा है? ये क्वेश्चन में बहुत क्लियर नहीं है, ये इक्विटी बीटा है या ओवरऑल बीटा है। ड्राफ्टिंग कहता है वन कंपनी हैज अ बीटा वैल्यू 1.1। पढ़ के तो लगता है कि ओवरऑल बीटा, क्योंकि कंपनी का बीटा, लेकिन हमको अगर ये ओवरऑल बीटा हम अज्यूम करेंगे तो मेरा स्टेप 1 का काम खत्म हो गया, क्योंकि स्टेप 1 में ओवरऑल बीटा निकलता है, राइट। तो हम अज्यूम करेंगे कि ये जो बीटा इन्होंने दिया है ये इक्विटी बीटा है, तभी जाकर आपको अनलीवर्ड बीटा निकालने का काम पड़ेगा, अदरवाइज स्टेप 1 का काम खत्म हो जाता है। और ऑफ कोर्स वो इतना इजी क्वेश्चन तो देंगे नहीं आपको। दूसरा, वो पूछ रहा है एस्टिमेट बीटा वैल्यू ऑफ XY। वापस वही समस्या है मेरे सामने कि वो मुझसे XY लिमिटेड का इक्विटी बीटा पूछ रहा है या वो मुझसे XY लिमिटेड का ओवरऑल बीटा पूछ रहा है। ओके, ये क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे इस क्वेश्चन से। उनको यूज करना चाहिए था वर्ड एस्टिमेट इक्विटी बीटा ऑफ XY या एस्टिमेट ओवरऑल बीटा ऑफ XY। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि ये 1.1 है इक्विटी बीटा। इक्विटी बीटा से हम पहले ओवरऑल बीटा वैसे भी निकालने वाले ही हैं, और ओवरऑल बीटा से हम XY का इक्विटी बीटा निकाल लेंगे। तो अजम्पशन है जो कंपनी AB प्रॉक्सी फर्म है उसका जो बीटा है वो इक्विटी बीटा है, उससे आप ओवरऑल बीटा निकालेंगे। ओवरऑल बीटा दोनों फर्म का सेम रहेगा, और उस ओवरऑल बीटा या अनलीवर्ड बीटा से हम जो फर्म XY है उसका इक्विटी बीटा निकालेंगे, तो ही जाकर ये प्रॉब्लम में आप पूरा कॉन्सेप्ट यूज कर पाएंगे। ठीक है, एक और अजम्पशन, ये जो टैक्स रेट दिया हुआ है किसका टैक्स रेट है, AB का है या XY का है या दोनों का है? ये अजम्पशन सिंपल है। क्वेश्चन साइलेंट हो और एक ही टैक्स रेट हो तो दोनों के लिए सेम टैक्स रेट यूज करना है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में डेट बीटा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। अगर डेट बीटा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, अगर वो साइलेंट है तो हमने अज्यूम करना है बीटा ऑफ डेट इज 0। ओके, तो पहले मैं आपको 4 लाइन डिक्टेट करवाता हूं, फिर आप आगे बढ़ना। फर्स्ट लिखना, इट इज अज्यूम दैट beta value of 1.1, it is assumed that beta value of 1.1 of AB Limited bracket proxy firm bracket close is equity beta.
it is assumed that beta value 1.1 of AB Limited, that is proxy firm, is equity beta. Okay. Second point लिखना, it is assumed that the question requires us to calculate the equity beta of XY Limited. Question requires us to calculate the equity beta of XY Limited. Question requires us to calculate the equity beta of XY Limited. Third point लिखना, beta of debt is assumed to be 0. Beta of debt is assumed to be 0. Beta of debt is assumed to be 0. और fourth point लिखना, same tax rate is applicable to both companies. Fourth point है, same tax rate is applicable to both companies. लास्ट वाला नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है. सेम टैक्स रेट इज एप्लीकेबल टू बोथ कंपनीज, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, अनलीवर्ड बीटा ऑफ AB लिमिटेड इनटू ब्रैकेट प्रॉक्सी फर्म. अनलीवर्ड बीटा ऑफ AB लिमिटेड ब्रैकेट प्रॉक्सी फर्म, या आप लिख सकते ओवरऑल बीटा ऑफ AB लिमिटेड. फॉर्मूले का हमने सोर्स देखा है क्या है, वो जो मेन फॉर्मूला है उसी से डिराइव किया गया है बाय अज्यूमिंग दैट बीटा ऑफ डेट इज 0. तो फॉर्मूला होगा लीवर्ड बीटा दैट इज इक्विटी बीटा, लीवर्ड बीटा दैट इज इक्विटी बीटा अपॉन 1 प्लस डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी. टैक्स रेट दिया है तो इंटू 1 माइनस टी. टैक्स रेट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करना. इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1/4 है इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट 0.3. अब आप इसको सॉल्व करो, इस पोर्शन को सॉल्व किया आपने, क्या पाया आपने, 0.94. ओके, 0.94 आ गया. ये इक्विटी बीटा इस फर्म का, उसे हम यूज करके ये ओवरऑल बीटा है 0.94 ओवरऑल बीटा. तो ओवरऑल बीटा यूज करके हम अब इक्विटी बीटा निकाल सकते हैं. जो हम इतने इक्वेशन आज सॉल्व किए हैं ये भी वैसा ही है, लेकिन क्या है कि हमने डायरेक्ट उसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम बच जाता है. अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो मेन इक्वेशन याद रखना है, ओवरऑल बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑफ डेट इंटू D1 माइनस टी अपॉन E प्लस D1 माइनस टी प्लस बीटा ऑफ इक्विटी इंटू E अपॉन E प्लस D1 माइनस टी. अब आप डिसाइड करो क्या इजी है, कुछ तो ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है. और फिर उसी इक्वेशन को यूज कर करके आप जो भी मिसिंग है निकाल सकते हैं. तो पहले प्रॉक्सी फर्म को यूज करके ओवरऑल बीटा निकाला, अब ओवरऑल बीटा यूज करके हम इक्विटी बीटा निकाल रहे हैं. तो फॉर्मूला होगा अनलीवर्ड बीटा इंटू 1 प्लस डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी. सॉल्व करना, तो यहाँ पे अनलीवर्ड बीटा 0.94 लेंगे. 1 प्लस इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो हाई है, इसलिए इसका इक्विटी बीटा भी हाई आना चाहिए. देखते हैं, 1 प्लस 3/4 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 1.4335. 1.4335. इसका इक्विटी बीटा बहुत ज़्यादा है. जो AB लिमिटेड था उसका 1.1 था और इसका 1.4335 है, क्योंकि इसका डेट इक्विटी रेशियो हाई है. इसका 1/4 मतलब डेट इक्विटी रेशियो 0.25 है, इसका 3/4 0.75 है. सो हायर इक्विटी बीटा इज ऑन अकाउंट ऑफ हायर
डेट इक्विटी रेशियो, एक नोट लिखना आंसर कंक्लूड करने के लिए। द हायर इक्विटी बीटा ऑफ XY लिमिटेड, the higher equity beta of XY limited is due to higher debt equity ratio, is due to higher debt equity ratio। तो अगर हम समझ रहे हैं कि चल क्या रहा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाइयर डेट इक्विटी रेशियो होने से फर्म जो है रिस्की हो जाती है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाता है। वो चाहता है कि हमें ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिले क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ अब। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 60। एक और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 61 को वेरी इंपॉर्टेंट टिक करना क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स भी हैं। ये सोर्स इसका भी RTP है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ओके, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। XYZ लिमिटेड इज एट प्रेजेंट engaged in the production of sports shoes and has a debt equity ratio of 0.8। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लाइन है, ध्यान से देखना। यहाँ पर स्टूडेंट पास्ट में गलती कर चुके हैं इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 0.8 का मतलब क्या हुआ? डेट इक्विटी रेशियो का मतलब हुआ डेट बाय इक्विटी। 0.80 डेट इक्विटी रेशियो है, तो इसका मतलब हुआ कि डेट 0.8 है और इक्विटी 1 है। डेट 0.8 है, इक्विटी 1 है, तभी तो ये रेशियो 0.80 होगा ना। तो इसका मतलब है ये 80/100 अगर मैं इसको करूं तो डेट इक्विटी रेशियो 4:5 हुआ। एक्चुअली उनको ऐसे लिखना था, डेट इक्विटी रेशियो इज 4:5, जैसे पिछले बार लिखा 1:2, 3:4, तो अभी 4:5। तो 4:5 ना देकर इन्होंने 4/5 का आंसर दे दिया आपको 0.8। यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो समझता है कि डेट इक्विटी रेशियो 0.8 है, ठीक है, 0.8:0.2 ऐसा इंटरप्रेट कर लेता है कि डेट 80% है और इक्विटी 20% है, जबकि ऐसा गलत होगा। ये इंटरप्रिटेशन गलत है। अगर डेट इक्विटी रेशियो दिया है मतलब डेट 80% है इक्विटी का, तो इक्विटी 100 है, डेट 80 है, 4:5 का रेशियो है, 4:5 या 0.8:1 ऐसा इंटरप्रेट करना है। 0.8:0.20 नहीं करना है, मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट गलती करते हैं। इस प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ डेट फंड इज 14%। XYZ का जो डेट है उसकी कॉस्ट है 14% एंड इट हैज अ मार्जिनल टैक्स रेट ऑफ 60%। मार्जिनल क्या है भाई? 60% मतलब आधे से ज्यादा इनकम तो आप सरकार को ही दे रहे हो। अब क्वेश्चन में दिया तो सम्मान करेंगे। दिस कंपनी इज प्रपोजिंग टू डाइवर्सिफाई टू अ न्यू फील्ड ऑफ एडेसिव्स। अभी क्या करती है कंपनी? स्पोर्ट्स शूज बनाती है। अब ये डाइवर्सिफाई करके कहाँ जाना चाहती है? एडेसिव्स बनाना चाहती है, यानी कि आपको फेविकॉल पता है, इस टाइप के प्रोडक्ट। ओके, तो ऑफ कोर्स ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया ना, ये बिजनेस अलग है, ये बिजनेस अलग है। तो अब स्पोर्ट्स शूज का जो भी डेटा है वो एडेसिव्स के लिए काम नहीं आएगा। स्पोर्ट्स शूज का बीटा एडेसिव बिजनेस के लिए बीटा नहीं हो सकता। द कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग टू अ न्यू फील्ड ऑफ एडेसिव्स विच इज कंसिडरेबली डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट लाइन ऑफ ऑपरेशन। XYZ इज नॉट वेल कन्वर्जेंट विद द न्यू फील्ड। इसको इसके बारे में बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है। द कंपनी इज नॉट अवेयर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन एरिया ऑफ एडेसिव्स। कंपनी को एडेसिव का रिस्क नहीं पता, यानी बीटा नहीं पता। बट देयर एग्जिस्ट अनदर कंपनी PQR विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव कंपनी। तो हमें हमारी प्रॉक्सी मिल गई। PQR is the proxy firm in adhesive. PQR is also a public limited company whose shares are traded in the market. यानी लिस्टेड कंपनी है जिसका बिजनेस सिर्फ एडेसिव का बिजनेस है।
PQR हैज अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 0.25। फिर से पढ़ना, 0.25 डेट इक्विटी मतलब 0.25:1, 0.25:1, तभी तो आंसर 0.25 आएगा। एन हैज अ बीटा ऑफ 1.15। वही गलती दोबारा, ये किसका बीटा है? इक्विटी का बीटा है या ओवरऑल बीटा है? अगर आप ओवरऑल अज्यूम करेंगे तो एक स्टेप से बच जाएंगे, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, हम इसको इक्विटी बीटा अज्यूम करेंगे एंड एन इफेक्टिव टैक्स रेट ऑफ 40। अब देखो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, दो टैक्स रेट दिया है गरीब बच्चों को लूटने के लिए। ऐसा होता है कि एक ही कंपनी, एक ही कंट्री में ऐसा, एक को 40%, एक को 60%, एनीवे दिया है तो यूज करना। इंडिया में फिलहाल आपने देखा होगा कि किसी कंपनी को 22% टैक्स रेट है, किसी को 30 है। फॉरेन कंपनीज को पहले हायर रेट होता था, तो ऐसा हो सकता है। फिलहाल हम टैक्सेशन की डिस्कशन करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। जो नंबर्स दिया है उस पे हम काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, कैलकुलेट व्हाट सिस्टमैटिक रिस्क इज इन्वॉल्व्ड फॉर XYZ लिमिटेड if the company enters into business of adhesive. You may assume CAPM holds and XYZ employs same amount of leverage. तो अब क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये पूछ रहा है व्हाट सिस्टमैटिक रिस्क इज इन्वॉल्व। सिस्टमैटिक रिस्क मीन्स इन जनरल बीटा, बीटा निकालना है आपको। प्रॉक्सी फर्म का बीटा दिया हुआ है, आपको इस फर्म के एडेसिव बिजनेस का बीटा निकालना है। अभी यहाँ पर बच्चे मुझसे क्वेरी पूछ रहे हैं कि कल तो आपने बताया था सिस्टमैटिक रिस्क मीन्स बीटा ऑफ द स्टॉक इनटू मार्केट पोर्टफोलियो का सिग्मा और R इंटू सिग्मा एस। ये बात तो तुम्हारी सही है लेकिन इस क्वेश्चन में ये सिग्मा एम, सिग्मा एस, R ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हमारा इंटरप्रिटेशन होगा कि वो सिस्टमैटिक रिस्क मतलब जो जनरल बीटा का मीनिंग होता है, बीटा इज अ मेजरमेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, वो पूछना चाह रहे हैं। तो आपको एक्चुअली वो इक्विटी बीटा पूछ रहे हैं इस एडेसिव बिजनेस का। उसके लिए आपको प्रॉक्सी फर्म का बीटा यूज करना पड़ेगा। You may assume that CAPM holds and XYZ employs same amount of leverage. Same amount of leverage मतलब जो XYZ कंपनी है उनकी पॉलिसी है कि किसी भी बिजनेस में डेट इक्विटी रेशियो 0.8:1 होना चाहिए। किसी भी बिजनेस में डेट इक्विटी रेशियो 0.8:1, ओके। तो 0.8:1 हम इस बिजनेस में भी डेट इक्विटी रेशियो यूज करेंगे, एडेसिव के बिजनेस में भी। तो ये आपको डेट इक्विटी रेशियो 0.8:1 यूज करके XYZ का आपको इक्विटी बीटा निकालना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, जो प्रॉक्सी फर्म है उसके इक्विटी बीटा को यूज करके हम अनलीवर्ड बीटा निकालेंगे। दूसरा स्टेप, अनलीवर्ड बीटा यूज करके जो हमारी कंपनी XYZ है उसके एडेसिव बिजनेस का लीवर्ड बीटा निकालेंगे। हो गया। अब एक क्वेश्चन इस बार और ऐड किया। पहला पार्ट जो है इतनी लंबी कहानी है, लेकिन करना क्वेश्चन नंबर 60 जैसा ही है। 2 स्टेप, अनलीवर्ड बीटा ऑफ प्रॉक्सी फर्म, लीवर्ड बीटा ऑफ XYZ। इन केस रिस्क फ्री रेट एट प्रेजेंट इज 10%, RF दिया हुआ है 10, and expected return on market portfolio is 15, RM दिया हुआ 15. What return XYZ Limited should require for the new business if it uses CAPM approach? तो ये जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एडेसिव का, उसके लिए आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए यूजिंग द CAPM अप्रोच, ओके।
तो जैसा हमने आज के कुछ क्वेश्चन में किया था, व्हाट इज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम अ न्यू बिजनेस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट. इस क्वेश्चन के ऊपर मैं थोड़ी और चर्चा करूंगा जब वहां पहुंचेंगे. पहले मैं ये जो इजियर पार्ट है, फॉर्मूला बेस्ड पार्ट, उसको सॉल्व कर लेता हूं. उसमें हमें 2 स्टेप यूज करने पड़ेंगे. अजम्पशंस वापस वही है, मैं फिर से नहीं लिखवा रहा हूं. जो इसके पहले के जो क्वेश्चन नंबर 60 में मैंने आपको लिखवाया था 3 पॉइंट, पहले 3 पॉइंट वो यहाँ पे लिख लेना. फर्स्ट 3 पॉइंट्स नोटबुक में लिखो. फर्स्ट 3 पॉइंट्स डैश सेम एज क्वेश्चन नंबर 60. टैक्स के ऊपर नोट नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि टैक्स रेट स्पेसिफिकली अलग अलग दिया हुआ है. फर्स्ट 3 पॉइंट्स सेम एज क्वेश्चन नंबर 60. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. स्टेप 1, अनलीवर्ड बीटा ऑफ PQR लिमिटेड इनटू ब्रैकेट प्रॉक्सी फर्म. अनलीवर्ड बीटा ऑफ PQR लिमिटेड प्रॉक्सी फर्म इज इक्वल टू लीवर्ड बीटा यानी इक्विटी बीटा. लीवर्ड बीटा दैट इज इक्विटी बीटा अपॉन 1 प्लस डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी. इस फर्म का इक्विटी बीटा 1.15 दिया हुआ है. लास्ट के 2-3 लाइन में देखो, जो प्रॉक्सी फर्म है उसका डेट इक्विटी रेशियो 0.25 दिया हुआ है. तो डेट इक्विटी रेशियो अगर 0.25 है, 0.25 डिवाइड बाई 1 भी करूंगा तो वही आएगा. यानी डेट बाई इक्विटी को सॉल्व करके 0.25 आ रहा है इंटू 1 माइनस टैक्स रेट. इस कंपनी का टैक्स रेट पे गौर फरमाइए, 0.4 है. जो हमारी कंपनी है XYZ उसका टैक्स रेट 0.6 है. बाद में आएगा काम अगले स्टेप में. अब मैं आपको 5 सेकंड टाइम दूंगा इसको सॉल्व करने का. सॉल्व करके आंसर लिख देना. हो जाए तो अगले स्टेप पे बढ़ना. अगला स्टेप होगा लीवर्ड बीटा. तो आंसर क्या आया? आंसर आ रहा है इसका 1. बहुत इजी. इस 1 को यूज करके, अब ये पूरी इंडस्ट्री का ओवरऑल बीटा हो गया. इसको यूज करके हम लीवर्ड बीटा ऑफ XYZ निकालेंगे. अनलीवर्ड बीटा इनटू ब्रैकेट 1 प्लस डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी. अब ये जो कंपनी XYZ है इनका डेट इक्विटी रेशियो 0.8 है दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में, और वो हर एक बिजनेस में सेम डेट इक्विटी रेशियो यूज करेंगे इंटू 1 माइनस टी. अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, इस कंपनी का टैक्स रेट 0.6 है. दिख रहा है आपको डिफरेंस? यहाँ 0.4 था, यहाँ 0.6 है. सॉल्व करो, आंसर बोलो. इसका आंसर आएगा लगभग 1.32. आंसर 1.32. इस कंपनी का जो इक्विटी बीटा है ये इक्विटी बीटा हो गया, क्योंकि जिस फॉर्मूले से ये आपने डिराइव किया फॉर्मूला उसके अनुसार डेट बीटा तो 0 है. तो जो ये बीटा आ रहा है इक्विटी बीटा है, क्योंकि ओवरऑल बीटा तो 1 है. ओवरऑल बीटा सबका 1 है दोनों फर्म का. इस फर्म का इक्विटी बीटा 1.32 है. अब आप सेकेंड क्वेश्चन पे आना. अगर आपके पास इक्विटी बीटा है, RF है, RM है, तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं. तो अगला क्वेश्चन कहता है, इन केस रिस्क फ्री रेट एट प्रेजेंट इज 10% एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 15, what return XYZ Limited should consider for the new business if it uses CAPM approach. तो मैं आपको पूछूंगा, अगर आपको मैं पूछूं कि इस क्वेश्चन नंबर बी का फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर यानी वो आंसर लिख के मैं इंस्टीट्यूट को दे दूंगा, तो क्या होगा जरा आप ट्राई करना. 5 सेकंड टाइम दूंगा. पार्ट बी का फाइनल आंसर, पार्ट बी का फाइनल आंसर, जो भी आंसर अपने पास रखो लिख के और देखना कि वो सही है या गलत. मेरे आंसर से मैच करना.
ये जो बिजनेस है एडेसिव का, इसके फंडिंग दो सोर्सेस से हो रही है, एक इक्विटी से और एक डेट से। तो पहले मैं इक्विटी का कॉस्ट निकाल लेता हूं यूजिंग सीएपीएम। इसने लिखा भी है यूजिंग सीएपीएम अप्रोच। यूजिंग सीएपीएम अप्रोच लिखना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ इक्वल टू 10 प्लस 1.32 इंटू 15 माइनस 10 इक्वल टू, इसको सॉल्व करना, 5 इंटू 1.32 प्लस 10 तो आपका 16.6%। क्या आपका भी यही आंसर आया था? हाँ, आपका जवाब सही नहीं है, ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। हमने क्या इतनी देर से हमने डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो बिजनेस है इसमें आपने इक्विटी और डेट लगा रखा है, ठीक है। इक्विटी 0.80 है, सॉरी इक्विटी 1 है, डेट 0.80 है, ये उनका रेशियो है। इक्विटी का आपने कॉस्ट निकाल लिया 16.6, डेट का भी तो कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना। और अगर कोई भी एक्टिविटी में दो सोर्सेस आप यूज कर रहे हैं, दो या ज्यादा, तो आपको WACC निकालना पड़ेगा। That is the discount rate or the cost of capital or the required rate of return from a project। तो ये आंसर जो है, अभी आप सिर्फ थोड़ा सा आपने काम किया है, अभी आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकालना बाकी है, WACC निकालना बाकी है, और ये WACC हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? जी हाँ। तो अभी ये अगला स्टेप लिखना, कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि हमने इक्विटी और डेट दो सोर्सेज यूज किए हैं, तो ऐसे केस में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी द डिस्काउंट रेट। कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू, जो हमने बेसिक कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला होता है वो यूज कर लेंगे, I इंटू 1 माइनस टी। कभी कभी चीजों को सिंपल रखना। ये कंपनी ने लोन कितने रेट पे ले रखा? 14%, और इसका टैक्स रेट है 60%। तो 14 रुपए पे करेंगे, 60% सेव करेंगे, तो हमारा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट कितना आएगा? 5.6%। अब यहाँ पर स्टूडेंट कई बार पूछते हैं कि क्या हम CAPM यूज करके कॉस्ट ऑफ डेट निकाल सकते हैं? CAPM यूज करके नहीं निकालेंगे। अगर आप CAPM यूज करेंगे तो आपका फॉर्मूला होगा RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF बराबर, RF है 10, RF कितना है? एक मिनट वापस देख लो, 10, बीटा ऑफ डेट इज 0, तो ये सारा 0 हो गया, तो आपके हिसाब से आंसर 10 आना चाहिए। बट ये कंपनी का आंसर 10 नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी ने पैसे ही 14% पे ले रखा है, तो आप उस 14 को इग्नोर कैसे कर सकते? 10% तो इन जनरल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। जो 14% पे बोरो करता है वो बोलेगा 14 इज माई बेस फॉर फर्दर कैलकुलेशन, तो दिस इज मोर एक्यूरेट, तो हम इसको लेंगे। अब आपने इंटरमीडिएट में WACC निकालना सीखा है, तो नीचे लिखो उसके WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जिसको जैसे आता हो वैसे करो, सोर्स, कॉस्ट, वेट, वेट इनटू कॉस्ट, सोर्स, डेट, इक्विटी, कॉस्ट 5.6%, 16.6%। यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर जाता है, वो सिर्फ 16.6 लिख कर आ जाता है, या कई बार डेट का कॉस्ट गलत लिखता है, वेट गलत लिखता है, कई बार 0.8 और 0.2 लिख कर आ जाता है, जबकि 0.8 और 1 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना, 4.48, 16.6। वेट का टोटल कितना आ रहा है? वेट का टोटल आ रहा है 1.8। अगर वेट का टोटल 1.8 आ रहा है तो आपका आंसर 21.08 नहीं हो सकता, आपको उसको 1.8 से डिवाइड करना होगा। तो अगली गलती हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि लास्ट कॉलम का टोटल ही हमारा आंसर है,
लास्ट कॉलम का टोटल ही हमारा आंसर है, ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा वेट्स का टोटल 1 होना चाहिए था ना, यहाँ 1.8 है तो इसको 1.8 से डिवाइड करेंगे। टोटल ऑफ द लास्ट कॉलम डिवाइड बाय टोटल ऑफ द वेट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नॉर्मली ये 1 रहता है, लेकिन इस बार 1 नहीं है क्योंकि ये 0.8 है और ये 1 है, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 11.71%। एक और चीज़ समझो, आपका फाइनल आंसर 1.08 नहीं हो सकता। इक्विटी का कॉस्ट 16.6 है, डेट का कॉस्ट 5.6 है, तो बचपन से लेकर आप आज तक आपने इतना तो सीखा होगा कि कोई भी एवरेज दोनों नंबर के बीच का ही हो सकता है, कभी भी एवरेज दोनों नंबर के बाहर नहीं हो सकता। सही बात है कि नहीं? आम 800 रुपये किलो है, एप्पल 200 रुपये किलो है, तो एवरेज 1000 नहीं हो सकता, 900 नहीं हो सकता, वो 200 और 800 के बीच में ही एवरेज आएगा, कितनी भी क्वांटिटी खरीदो आप। ठीक है, वही लॉजिक यहाँ पर भी काम करता है, कभी भी एवरेज दोनों एक्सट्रीम के बाहर नहीं जा सकता। तो अगर कॉमन सेंस साथ में लेकर चलेंगे तो गलती नहीं होगी। तो अभी कंक्लूजन लिखेंगे और आंसर कंप्लीट होगा। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड फॉर द न्यू बिजनेस। तो आंसर लिखना, द मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर द न्यू बिजनेस, the minimum return required for the new business is 11.71%. The minimum required return for the new business is 11.71%. अब आंसर कंप्लीट हुआ। ओके, और एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। कुछ पेजेस आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, पेज नंबर 59 ऑफ दिस चैप्टर, टिक कर देना। 93 नंबर है तो बहुत इजी। जेट्स एंड जेम्स फाइनेंस देयर एसेट विथ 40% borrowed fund. Their equity beta has a value of 1.25. तो इस क्वेश्चन में बोरोड फंड का प्रतिशत कितना है? 40, यानी इक्विटी 60% होगा। टोटल कैपिटल में अगर बोरोड फंड 40% ऑक्यूपाई करता है तो इक्विटी 60% ऑक्यूपाई करेगा, 60%। इक्विटी बीटा हैज अ वैल्यू ऑफ 1.25 और इक्विटी का बीटा दे रखा है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट दे रखा है 6%, मार्केट रिस्क प्रीमियम अंडरलाइन RM माइनस RF 3%। फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस जेड्स एंड जेम्स JG is promoting another company in the same line of business, same risk class. What would be the expectation from the new company of the investors in equity? तो आपको इक्विटी इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रिटर्न निकालना है। इफ इट वर टू बी एंटायरली फाइनेंस्ड बाय इक्विटी फंड, and the tax rate stood at 34%, अब इस क्वेश्चन में आपको जो दूसरा बिजनेस है जिसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें 100% इक्विटी होगा, उसमें डेट कुछ भी नहीं होगा। इज इट राइट? तो जो आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस का ओवरऑल बीटा आएगा, अब उस फर्म का ओवरऑल बीटा वही हो जाएगा, क्योंकि वो फर्म जो है वो ऑल इक्विटी फंडिंग है, और वही इक्विटी बीटा यूज करके आप इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सेम फर्म दिया हुआ है, सेम फर्म के एग्जिस्टिंग डेटा से पहले आपको ओवरऑल बीटा निकाल लेना है, एंड दैट ओवरऑल बीटा यूज करके जो नया बिजनेस है उसका इक्विटी बीटा निकालना है, और उससे फिर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। तो पहले ऊपर देखते हैं एक बार कि क्या दिया हुआ है आपको
डेट इक्विटी दिया हुआ, डेट है 40%, इक्विटी है 60, और इक्विटी का बीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहीं पे भी डेट बीटा नहीं दिया हुआ है, तो क्या हम इस फर्म की ओवरऑल बीटा को निकाल सकते हैं? क्या इस फर्म की हम ओवरऑल बीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं? से यस और नो? यस, इस फर्म की ओवरऑल बीटा को निकाल सकते हैं। लिखना स्टेप 1, कन्वर्ट बीटा फॉर गियर्ड कंपनी इनटू अनलीवर्ड बीटा। जो भी हमने अभी पिछले 2 क्वेश्चन में किया ना, वैसे ही करना है। डेट बीटा को हम 0 अज्यूम करेंगे, और अगर डेट बीटा 0 है तो अनलीवर्ड बीटा का फॉर्मूला होगा, या ओवरऑल बीटा का फॉर्मूला होगा, लीवर्ड बीटा अपॉन 1 प्लस डी बाई ई इंटू 1 माइनस टी। या अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो बड़ा वाला फॉर्मूला लिखो और उसमें जो वैल्यू दी गई है उसको पुट करो, फाइनली आपका आंसर सेम आएगा। इक्विटी बीटा कितनी दी हुई है? जेड एंड जेम्स का 1.25 अपॉन 1 प्लस डी बाई ई, डेट अपॉन इक्विटी 0.4 डिवाइड बाई 0.6, 0.4 डिवाइड बाई 0.6 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। ये टैक्स रेट है 34%, 1 माइनस 0.34। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको प्यार से सॉल्व करें, आराम से सॉल्व करें। अगले 5 सेकंड में मुझे आंसर बता दो। अच्छे स्टूडेंट रेडी रहते हैं। तो आंसर लगभग आ रहा है 0.868, 0.868। ये इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इस एग्जिस्टिंग बिजनेस का ओवरऑल बीटा 0.868 है, 0.868। अब ये कहते हैं कि ये जो नया बिजनेस है इट इज इन द सेम लाइन, दोनों सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, यानी इसका भी ओवरऑल बीटा 0.868 होना चाहिए। और ये फर्म सिर्फ इक्विटी द्वारा फाइनेंस्ड है, तो जो इसका ओवरऑल बीटा होगा वही इसका इक्विटी बीटा भी होगा, क्योंकि ये जो नया बिजनेस है इसको इन्वेस्टर इक्विटी से फाइनेंस कर रहे हैं। तो जो उसका ओवरऑल बीटा होगा, अगर वो 100% इक्विटी कंपनी है तो उसका इक्विटी बीटा भी 0.86 होगा, और इक्विटी बीटा 0.868 होगा तो हम उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें अभी लीवर्ड बीटा पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका डेट इक्विटी रेशियो इस नए बिजनेस का 0 है, उसमें कोई डेट ही नहीं है। तो डायरेक्टली अभी हमें यही बीटा यूज़ करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, क्योंकि ये जो दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें डेट 0 है। तो डेट 0 है तो उसका ओवरऑल बीटा उसकी इक्विटी बीटा के बराबर होगा, है कि नहीं? लिखो नेक्स्ट स्टेप 2, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ न्यू बिजनेस। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ न्यू बिजनेस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ न्यू बिजनेस। पहले मैं आपको एक नोट लिखवा दूं, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। नोट क्या मैं डिक्टेट कराऊंगा तो आप लिखेंगे? हाँ, नोट लिखना, एज द न्यू बिजनेस इज 100% इक्विटी फाइनेंस्ड, as the new business is 100% equity financed, its overall beta and equity beta will be same. Its overall beta and equity beta will be same, that is 0.868. That is 0.868. That is 0.868. अब नेक्स्ट लाइन में लिखना, using CAPM, using CAPM, cost of equity equal to RF plus beta into RM minus RF, RF plus beta into RM minus RF। फिर लिखना नेक्स्ट लाइन, K is equal to 6 plus 0.868
इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम 3 दिया हुआ है, मार्केट रिस्क प्रीमियम 3 सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 8.604%। 8.604%। तो नए बिजनेस को अगर हमने सिर्फ इक्विटी से फाइनेंस किया है तो इक्विटी इन्वेस्टर्स का मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न होगा 8.604%। लिखना नोट। एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी holders, expectations of equity holders from the new company would be a return of a minimum of 8.604%, would be a return of a minimum of 8.604%। तो ये जो नया बिजनेस है आप सिर्फ उसको इक्विटी से फाइनेंस करोगे तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगेगा, उसके लिए बीटा लगेगा। बीटा आपने ऑलरेडी निकाल लिया फर्म के एग्जिस्टिंग बिजनेस को देखते हुए। तो इस तरह से हमारा स्टेप्स यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसलिए हम अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में आया है, क्वेश्चन नंबर 144 या पेज नंबर बता दूं 126, पेज 126। काफ़ी पेज आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। वहाँ पर एक क्वेश्चन दिखेगा जिसका सोर्स है मई 2019 एग्ज़ाम, और अभी तक हमने जितनी लॉजिक सीखी है उसके बेसिस पे वो हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को वापस। ठीक है। क्वेश्चन कहता है इक्विटी ऑफ KGF लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में कहेंगे KGFL, इज ₹410 करोड़। इट्स डेट इज वर्थ 170 करोड़। तो इक्विटी और डेट मिलाकर कितना हो गया? 410 और 170, 580। इज इट राइट? तो अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं, इक्विटी है 410, डेट है 170, तो ये हो गया 580। प्रिंटर डिवीजन सेगमेंट वैल्यू इज एट्रीब्यूटेबल टू 74%, और इसके पास एक प्रिंटर डिवीजन है। प्रिंटर डिवीजन में इन्होंने 74%, प्रिंटर डिवीजन की वैल्यू पूरे कंपनी की वैल्यू का 74% है, विच हैज़ एन एसेट बीटा ऑफ 1.45, और उसकी बीटा है 1.45। बैलेंस वैल्यू इज अप्लाइड टू स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल डिवीजन। एक स्पेयर एंड कंज्यूमेबल डिवीजन है जिसकी एसेट बीटा है 1.20। यहाँ पर एक फुल स्टॉप होना चाहिए था। KGFL डेट बीटा इज 0.24। अब इस क्वेश्चन में डेट बीटा भी है 0.24, नीचे लिखना चाहिए मुझे। सिर्फ अभी आप समझने की कोशिश करो। अगर इसका वेट नहीं दिया तो इसका वेट बैलेंसिंग फिगर होगा ना 0.26। कंपनी में 2 डिवीजन है, एक डिवीजन की वैल्यू 74% है तो दूसरा 26 होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको बीटा ऑफ इक्विटी यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है, बीटा ऑफ इक्विटी मिसिंग दिख रहा है। पहला क्वेश्चन वही पूछा उन्होंने जो हमने क्वेश्चन पढ़ने के पहले देख लिया था कि क्या मिसिंग है, इक्विटी बीटा। अब आप एसेट साइड का बीटा निकाल सकते हो, क्योंकि एसेट साइड के दोनों डिवीजन का, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी थे, दोनों डिवीजन का वेट भी दिया हुआ है और बीटा भी दिया हुआ है। तो एसेट बीटा आ गया, एसेट बीटा इक्वल टू ओवरऑल बीटा। ओवरऑल बीटा से आप इक्विटी बीटा निकाल सकते हैं, राइट। 2 मार्क्स तो मैंने आपको जो अभी करवाया उसके बेसिस पे हो जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ही पूरा चेंज कर रहा है, असर्टेन इक्विटी बीटा
if KGF Limited decides to change its debt equity position by raising further debt, और डेट रेज करेंगे, वो चाहते हैं कि इनका डेट इक्विटी रेशियो चेंज हो, डेट रेज करेंगे और इक्विटी बायबैक करेंगे, एंड बाइंग बैक ऑफ इक्विटी टू हैव इट्स डेट इक्विटी रेशियो एट 1.90। अब ये चाहते हैं कि इनका डेट इक्विटी रेशियो 1.90 हो, लेकिन टोटल कैपिटल नहीं बदलेगा। टोटल कैपिटल कितना है? 580। तो 580 अगर आपको चाहिए तो डेट इक्विटी रेशियो 1.9 भी चाहिए और टोटल 580 भी चाहिए, तो फिर आपको डेट कितना होना चाहिए? इज इट राइट? तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि डेट और इक्विटी कितना कितना होना चाहिए कि आपका डेट इक्विटी रेशियो 1.9 हो और टोटल डेट 580 हो। थोड़ी देर सोचते रहना, थोड़ा बहुत गणित तो आपको आना चाहिए ना। डेट इक्विटी रेशियो चाहिए 1.9, टोटल फंड्स चाहिए 580, तो उसमें डेट कितना होगा और इक्विटी कितना होगा? तो डेट होगा 1.9 डिवाइड बाई 2.9 इंटू 580 और इक्विटी होगा 1 डिवाइड बाई 2.9 इंटू 580। तो ही तो 1.9:1 के रेशियो में एलोकेशन होगा ना। तो जो भी आंसर आएगा हम कर लेंगे। तो 1.9 डिवाइड बाई 2.9 कितना आया? ये कुछ 380 आ रहा है और ये 200 आ रहा है। तो नए कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट होगा 380 और इक्विटी होगा 200। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अज्यूम दैट द प्रेजेंट डेट बीटा इज 0.35। ये जो आपकी एग्जिस्टिंग डेट है ऑलरेडी 170, अब इसका बीटा बढ़कर हो जाएगा 0.35 एंड एनी फर्दर फंड्स रेज्ड बाय वे ऑफ डेट विल हैव अ बीटा ऑफ 0.4। और जो एक्स्ट्रा बोरो करेंगे, एक्स्ट्रा कितना बोरो करेंगे? 380 डेट चाहिए आपको, 170 ऑलरेडी है, तो हमें 210 न्यू डेट बोरो करना होगा। इसका बीटा होगा 0.4। वाह, इस क्वेश्चन में डेट के दो बीटा दिए हुए हैं आपको, एग्जिस्टिंग डेट का 0.35, न्यू डेट का 0.40। ओके, क्या ओवरऑल बीटा चेंज होगा? क्या डेट इक्विटी रेशियो चेंज करने से ओवरऑल बीटा चेंज होगा? अब वही नॉलेज हमारा काम आएगा कि हमारा जो ओवरऑल बीटा है वो जो पहले कैलकुलेट किया था यहाँ पे ऊपर राइट साइड में देखो, यही कंसीडर करते हुए अब आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से नया इक्विटी बीटा निकालना पड़ेगा। फिर से नया इक्विटी बीटा, लॉजिक वही है, सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत करवाई गई है। पहले आपको डेट कितना कितना चाहिए वो निकालना है और उसके बाद फिर से वही इक्वेशन सॉल्व करके आपको इक्विटी का बीटा निकालना है। पहले और दूसरे क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन, वेदर द न्यू इक्विटी बीटा जस्टिफाइज increase in the value of equity on account of leverage. Whether the new equity beta justifies increase in the value of equity on account of leverage. तो आप leverage ज़्यादा यूज करेंगे तो इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये आपको लिखना है कि क्या नया इक्विटी बीटा वैल्यू बढ़ने को जस्टिफाई करता है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जब हम वहाँ पहुँचेंगे। पहले दो जो इजी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए। ये है इक्विटी बीटा। इक्विटी बीटा के लिए आपको पहले एसेट साइड का बीटा निकालना होगा, राइट? तो प्यारे बच्चों लिखो स्टेप 1, वेटेड एवरेज एसेट बीटा। बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन किए जा चुके हैं। एसेट बीटा इक्वल टू weighted average of asset beta of printer and consumable division, weighted average of asset beta of printer and consumable division equal to BA equal to
क्वेश्चन सामने रखना, फर्स्ट पैराग्राफ सामने रखना, प्रिंटर डिवीजन का बीटा 1.45 दिया हुआ है, वेट 0.74 प्लस कंज्यूमेबल डिवीजन का बीटा 1.20 दिया है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे वेट नहीं दिया है, वेट नहीं दिया है तो क्या हुआ, दो ही डिवीजन है, एक का वेट 0.74 है तो दूसरे का 0.26 होगा ना, राइट। और ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 1.385, चेक करना, फाइनल आंसर 1.385। नेक्स्ट स्टेप 2, ओवरऑल बीटा टू एसिड बीटा, overall beta is equal to acid beta, that is BO is equal to BA is equal to 1.385 is equal to 1.385. Step 3, equity beta, इक्विटी बीटा का एक इक्वेशन द्वारा हम आंसर निकालेंगे। BO is equal to BD बीटा ऑफ डेट इंटू डेट अपॉन ई प्लस डी। इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है इसलिए डी लिख रहे हैं, टैक्स होता तो डी इंटू 1 माइनस टी होता, प्लस बीटा ऑफ इक्विटी इंटू ई अपॉन ई प्लस डी। ये इक्वेशन आप हर एक क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं जहां पर भी वेटेड एवरेज बीटा निकालना हो। और अब इक्वेशन में बीओ होगा 1.385 is equal to BD will be 0.24, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पॉइंट 24 दिया है ना फर्स्ट पैराग्राफ में, इनटू डेट दिया हुआ है 170 फर्स्ट लाइन में, डिवाइड बाय टोटल 410 प्लस 170, तो ये डेट का वेट हो गया, प्लस बीटा ऑफ इक्विटी मिसिंग है इंटू 410 अपॉन 410 प्लस 170। तो डियर स्टूडेंट आप जरा इक्वेशन सॉल्व करो इसको, और सॉल्व करके बीटा ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करो, सॉल्व करो, बीटा ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करो, जिसको जैसे आता हो, जिसने जैसे सीखा हो मैथ्स। तो फाइनल आंसर आप चेक करना, 1.86 आ रहा है, तो आपका पहला आंसर हो गया। ये हमने ऑलरेडी कई बार किया है आज, 3-4 क्वेश्चन में आपने इस तरह से बीटा ऑफ इक्विटी निकाला है। और अगला क्वेश्चन जो है उसमें उन्होंने कहा है कि कंपनी डेट इक्विटी रेशियो 1.9 करना चाहती है, उसके लिए वो नया डेट लाएगी, नया डेट लेकर आएगी और इक्विटी कम करेगी। तो हमें क्या करना है, थोड़ी बहुत गणित लगा के पहले तो डेट कितना होगा वो निकालेंगे और दूसरा न्यू डेट कितना होगा वो निकाल लेंगे। स्टेप 4 लिखना, स्टेप 4 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इक्विटी बीटा ऑन चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी बीटा ऑन चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पहले मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ न्यू डेट टू बी रेज्ड, अमाउंट ऑफ न्यू डेट टू बी रेज्ड, अमाउंट ऑफ न्यू डेट टू बी रेज्ड। डेट, टोटल कैपिटल नहीं बढ़ाना चाहती है कंपनी, कंपनी इक्विटी को घटाना चाहती है और उतने अमाउंट का डेट लाना चाहती है ताकि उनका डेट इक्विटी रेशियो 1.9 हो जाए। तो लिखना राइट हैंड साइड रुपीज इन करोड़। पॉइंट नंबर ए, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म होगा 410 प्लस 170, 410 प्लस 170 580। पॉइंट नंबर बी लिखना डिजायर्ड डेट इक्विटी रेशियो, डिजायर्ड डेट इक्विटी रेशियो 1.9:1, यानी डेट चाहिए 1.9, इक्विटी चाहिए 1, तो 1.9:1 अगर हो तो आप डेट का वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर सी, पॉइंट सी, डिजायर्ड डेट लेवल, डिजायर्ड डेट लेवल होगा 1.9 डिवाइड बाई 2.9 इंटू 580, दैट कम्स टू 380।
that comes to 380. That comes to 380 less existing debt is 170. फर्स्ट लाइन में दिया था हमें चाहिए 380, हमारे पास है 170, तो और कितना डेट लाना होगा? तो नेक्स्ट लाइन लिखना, therefore value of new debt to be raised, therefore value of new debt to be raised is C minus D, point C minus point D, 210. And one last line लिखना, value of equity in the revised capital structure, value of equity in the revised capital structure, तो इक्विटी 210 से घट जाएगा, अभी इक्विटी था 410, अभी वो 210 से घट जाएगा, तो आपका आंसर होगा 200. दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो टोटल में से डेट घटा दो, या फिर 410 में से 210 घटा दो. 410 में से जो नया डेट आया वो घटा दो, तभी आंसर 200 आएगा. या फिर 1 डिवाइड बाई 2.9 इंटू 580 कर लो, जिसकी जो श्रद्धा. 3 तरह से मैंने आपको 200 तक पहुंचा दिया. अब मेरे पास क्या करना है, हमारा क्वेश्चन है कि अब इक्विटी बीटा क्या होगा. तो यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखा, ओवरऑल बीटा विल रिमेन द सेम, इक्विटी बीटा वुड चेंज. तो अब हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी है, डेट 1 है, डेट 2 है. इक्विटी 200 है, एग्जिस्टिंग डेट 170 है, नया डेट 210 है. इसकी बीटा नहीं पता, डेट 1 की बीटा हो जाएगी 0.35 और डेट 2 की बीटा है 0.40. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वेटेड एवरेज बीटा इसका निकालना होगा और उसको हमारी एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज बीटा जो आपने पहले आंसर में निकाला था उसके साथ कंपेयर करेंगे और मिसिंग फिगर होगा बीटा ऑफ इक्विटी. राइट, तो नीचे लिखना एक इक्वेशन. अभी हमारा जो टास्क है इस इक्वेशन में बीटा ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करना. तो लिखो BO इक्वल टू BD1, बीटा ऑफ डेट 1, बीटा ऑफ एग्जिस्टिंग डेट, प्लस D1 अपॉन E प्लस D1 प्लस D2. D1 D2 क्या है, एग्जिस्टिंग डेट, न्यू डेट, पुराना डेट, नया डेट, प्लस BD2 बीटा ऑफ न्यू डेट D2 इंटू D2 अपॉन E प्लस D1 प्लस D2, प्लस एक प्लस का साइन रह गया, प्लस बीटा ऑफ इक्विटी, अलग से लिखना प्लस, जैसे यहाँ पे प्लस लिखा है वैसे यहाँ पे प्लस लिखना अलग से, प्लस बीटा ऑफ इक्विटी इंटू E अपॉन E प्लस D1 प्लस D2. अब यहाँ पर ये बीटा ऑफ इक्विटी जो है ये मिसिंग है, बाकी सब हो गया. तो मैं अब आपके सामने पूरा इक्वेशन लिखूंगा और आप सॉल्व करेंगे. इक्वेशन बनेगा 1.385. इस फर्म का ओवरऑल बीटा चेंज नहीं होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से ओवरऑल बीटा चेंज नहीं होगा. इज इक्वल टू जो ओरिजिनल डेट था उसका बीटा भी हो गया 0.35 इंटू 170 अपॉन 200 प्लस 170 प्लस 210. अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो सीधा सीधी 580 लिख दो यहाँ पे, 170 बाई 580 प्लस 0.40 इंटू 210 बाई 580 प्लस बीटा ऑफ इक्विटी इंटू 200 बाई 580. अब आपको जैसे ठीक लगे सॉल्व करो और आपको बीटा ऑफ इक्विटी पता चलेगा. जिसको जैसे इक्वेशन सॉल्व करने आता है करो. राइट,
हो गया, मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। तो फाइनल आंसर आएगा बीटा ऑफ इक्विटी इज 3.296। इक्विटी का बीटा बढ़ गया है, फर्म की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपको, वेदर द न्यू इक्विटी बीटा, ये न्यू इक्विटी बीटा है 3.296, जस्टिफाइज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑन अकाउंट ऑफ लिवरेज। यस, अगर आपका इक्विटी का रिस्क बढ़ेगा तो उसका वैल्यू ऑफ इक्विटी भी बढ़ रहा है यहाँ पे। सो यस इट जस्टिफाइज द इंक्रीज, yes it justifies the increase as it leads to increase in value of equity। लीवरेज का फायदा होगा तो ज्यादा आपको फायदा चाहिए तो ज्यादा रिस्क लेना होगा, ठीक है। ज्यादा रिस्क लेंगे तो बीटा भी ज्यादा होगा, तो हायर इक्विटी वैल्यू चाहिए तो हायर लिवरेज यूज करेंगे, हायर लिवरेज यूज करेंगे तो इक्विटी बीटा हाई होगा। तो आंसर है यस, it justifies the increase as it leads to increase in the value of equity, as it leads to increase in the value of equity due to increase in beta, due to increase in beta। ब्रैकेट में एक और लाइन लिखना, हायर लिवरेज लीड्स टू हायर वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्योंकि जो सरप्लस रिटर्न जनरेट होता है उससे इक्विटी की वैल्यू बढ़ती है। डेट पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, और आपका अगर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ डेट से, तो जो सरप्लस जनरेट होता है वो इक्विटी के पास जाता है, इक्विटी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में बीटा बहुत बढ़ गया है। तो ये आंसर यहाँ जाके समाप्त हुआ। नाउ विल कंटिन्यू टुमारो।